नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था। तो वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, तो कुछ उसके टॉपिक रह गए थे जो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले आज हम उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान होता क्या है। ध्वनि मुख के जिन जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती है वह भाग उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। हिंदी वर्णमाला के वर्णों को उच्चारण स्थान की दृष्टि से 9 भागों में बांटा गया है। तो उन 9 भागों में हम सबसे पहले कंठ वर्ण को पढ़ेंगे। तो कंठ वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण आपके कंठ से होता है या आपके गले से होता है, उनको हम कंठ वर्ण या कंठ वर्ण कहते हैं। इसमें आ क वर्ग मतलब क वाली पूरी लाइन, ह और विसर्ग ये सब कंठ वर्ण में आते हैं। फिर बात करेंगे हम तालव्य वर्ण की। तालु से उच्चरित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। इसमें छोटी ई, बड़ी ई, चवर्ग मतलब च वाली पूरी लाइन, य और श शामिल होते हैं। उसके बाद है मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसमें री, टवर्ग, र और पेट कटा श आता है, इसलिए इस पेट कटे श को मूर्धन्य श भी कहते हैं और शलगम वाले श को तालव्य श कहते हैं। लेकिन उच्चारण स्थान का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि ये जो अंग है हमारे शरीर के, ये हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है। जैसे हमारे शरीर में कंठ कहाँ स्थित है, तालु कहाँ स्थित है, तभी आप उच्चारण स्थान को अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बाद है दंत्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा दांत को स्पर्श करे, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है, उन्हें दंत्य वर्ण कहते हैं। इसमें तवर्ग या त, थ, द, ध, न, ल और सौ वर्ण आते हैं। इसके बाद आता है ओष्ठ वर्ण। देखिए, ओष्ठ हमारे होंठों को कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण होंठों से किया जाए उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। वैसे ही हमारे पास है नासिक्य वर्ण। नासिक का मतलब होता है नाक। जिन वर्णों का उच्चारण नासिका या नाक से किया जाए उन्हें नासिक्य वर्ण कहते हैं। तो नासिक में सभी वर्ग के अंतिम वर्ण जैसे अंग, य, न, न, म आते हैं और इनके अलावा अनुस्वार और चंद्रबिंदु भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद बात करते हैं कंठ तालव्य की। जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, जैसे ए और ऐ। इसी तरह से अगला है कंठोष्ठ वर्ण। कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। इसमें ओ और औ शामिल हैं। इसके बाद लास्ट है दंतोष्ठ वर्ण। वे वर्ण जो दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसमें व और फ वर्ण शामिल है। आप इन सभी वर्णों और इन वर्णों के उच्चारण स्थान को इस तालिका में भी देख सकते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा, और इस तालिका से आपको में सब वर्णों कुछ के दिया उच्चारण गया है। स्थान को याद करने में भी सहायता मिल जाएगी। तो ये तो हो गया उच्चारण स्थान। अब क्या है, अब वन विचार में जो लास्ट टॉपिक बचता है हमारे पास वो है प्रयत्न। प्रयत्न का जो अर्थ होता है वो होता है कोशिश करना, चेष्टा या परिश्रम करना। प्रयत्न की परिभाषा की बात की जाए तो वर्णों के उच्चारण में होने वाले यत्न या परिश्रम को ही प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं उस समय जब हमें कुछ परिश्रम करना पड़ता है या कुछ यत्न करना पड़ता है तो उस परिश्रम को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के जो हैं 2 भेद होते हैं। पहला है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो पहले हम अभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं। वर्णों का उच्चारण करते समय जो भीतरी या वर्णोच्चारण से पूर्व प्रयत्न करना पड़ता है वह अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। अभ्यंतर प्रयत्न के भी 4 भेद हैं। पहला है विवृत, दूसरा है स्पृष्ट, तीसरा है ईषत् विवृत और चौथा है ईषत् स्पृष्ट। पहले हम बात करेंगे विवृत की। तो विवृत में सारे स्वर अ से औ तक जो भी 11 वर्ण है वो आते हैं। और उसके बाद है स्पृष्ट। इसमें क से म तक कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग 25 वर्ण आते हैं।
फिर है ईशत विवृत जिसमें श, श, स और ह 4 वर्ण आते हैं। उसके बाद है ईशत स्पृष्ट जिसमें य, र, ल और व इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। देखिए पिछली जो वीडियो वन विचार का जो पार्ट 1 है उसमें हमने पढ़ा था स्वर और व्यंजन के बारे में। उसमें हमने पढ़ा था कि स्वर 11 होते हैं, तो विवृत में सारे स्वर 11 आ गए हैं। उसके बाद हमने व्यंजन के 3 भेद पढ़े थे, जिसमें पहला था स्पर्श व्यंजन। उसमें क से म तक 25 वर्ण आते हैं। उसी तरह से यहाँ पर स्पृष्ट में भी वही सेम 25 वर्ण आते हैं। वहाँ पर दूसरा व्यंजन था अंतस्थ व्यंजन जिसमें य, र, ल और व आते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईशत स्पृष्ट है जिसमें य, र, ल और व वर्ण आते हैं। और वहाँ पर लास्ट व्यंजन ऊष्म व्यंजन था जिसमें श, श, स और ह वर्ण आते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ईशत विवृत है जिसमें वही सेम 4 वर्ण आते हैं जो है श, श, स और ह वर्ण। इसके बाद आता है प्रयत्न का दूसरा भेद जो है बाह्य प्रयत्न। वर्णों का उच्चारण करते हुए अंत में किए गए प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं, जिसमें पहला है घोष, दूसरा है अघोष, तीसरा है अल्पप्राण और चौथा है महाप्राण। सबसे पहले हम घोष की बात करेंगे। यहाँ पर घोष की परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु के कारण कंपन होता है उन्हें घोष कहते हैं। इसमें सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और ह शामिल है। अर्थात इसमें कुल 31 वर्ण शामिल हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम अघोष की। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में श्वास वायु में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और तालव्य श, मूर्धन्य श और स शामिल है। अर्थात इसमें कुल 13 वर्ण आते हैं। इसके बाद है अल्पप्राण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इसमें भी सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और य, र, ल और व शामिल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं महाप्राण की। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन के चारों वर्ण शामिल होते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा वन विचार भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।